माँ चाहिए, पत्नी चाहिए, बहन चाहिए, फिर बेटी क्यों नहीं चाहिए? अंधे की बिटिया करे पुकार, मत करो ये अत्याचार। తల్లి కావాలి, భార్య కావాలి, చెల్లెలు కూడా కావాలి, కానీ కూతురు మాత్రం ఎందుకు వద్దు? కనిపించని ఒక ఆడ శిశువు ఆవేదిస్తుంది, తనపై అత్యాచారం చేయొద్దంటుంది. ఈ వాక్యాలు ఎంతో ఆలోచింపజేస్తున్నాయి కదా పిల్లలు. సో ఇప్పుడు ఎందుకనంటే మన దేశంలో భ్రూణ హత్యలు బాగా జరుగుతున్నాయి. భ్రూణ హత్యలు అంటే తల్లి గర్భంలోని ఒక ఆడ శిశువుని జన్మించక ముందే హత్య చేయడాన్ని భ్రూణ హత్య అంటారు. అలాంటి సంఘటనలు మీకు కూడా ఎన్నో తెలుసుంటాయి. సో దానికి సంబంధించి ఈ భ్రూణ హత్యలను నిర్మూలించడానికి, స్త్రీ శిక్షను, స్త్రీ విద్యను పెంపొందించడానికి ఈ యొక్క కవితని మనకు మృదుల్ జోషి గారు అందించారు. సో यह कविता है माँ मुझे आने दे. इस कविता में कन्या भ्रूण हत्या होने वाली लड़की की दुख को यहाँ वर्णन किया गया है और इससे हमें बहुत कुछ प्रेरणा भी मिलता है. ठीक है बच्चों, तो आज हम माँ मुझे आने दे कविता को सीखेंगे. इस कविता की कवित्री मृदुल जोशी है. तो चले माँ मुझे आने दे. माँ मुझे आने दे. ठीक है बच्चों, इस पाठ का विधा है छंद मुक्तक कविता. छंद मुक्तक कविता है. इस कविता के कवयित्री मृदुल जोशी है. तो हम मृदुल जोशी का परिचय भी पढ़ेंगे. मृदुल जोशी. मृदुल जोशी का जन्म 1960 में काठगोदाम गांव में उत्तराखंड में हुआ. मृदुल जोशी का जन्म 1960 के काठगोदाम गांव में उत्तराखंड में हुआ. बच्चों, इनकी रचनाएं इस प्रकार है. इनकी मुख्य 4 रचनाएं हैं. इसमें पहला वाला समकालीन हिंदी काव्य में आम आदमी, और दूसरा अर्थ है गुम हो गए अर्थ के तलाश में, और तीसरा रचना है शब्दों के क्षितिज से, और चौथा है इन दिनों. ठीक है बच्चों, फिर से समकालीन हिंदी काव्य में आम आदमी, गुम हो गए अर्थ के तलाश में, शब्दों के क्षितिज से, इन दिनों. अब विशेषता देखेंगे. इनकी विशेषता एक ही पॉइंट है, इनकी रचनाओं का मुख्य विषय नारी चेतना संबंधी होते हैं. इनकी रचनाओं का मुख्य विषय क्या होता है? नारी चेतना संबंधी होता है. ठीक है बच्चा. तो बच्चों, इसका उद्देश्य इस प्रकार है. यह उद्देश्य 4 पॉइंट्स है इसमें, तो अच्छा से पढ़िए. तो पहला पॉइंट है माँ मुझे आने दे कविता का मुख्य उद्देश्य छंद मुक्त कविता से परिचित करवाना. छंद मुक्त कविता से परिचित करवाना. और दूसरा पॉइंट है भ्रूण हत्या निर्मूलन करने का प्रयास करना. भ्रूण हत्याओं का निर्मूलन करने का प्रयास करना दूसरा पॉइंट है. और तीसरा पॉइंट है समाज में स्त्री और पुरुष दोनों को समान महत्व देना. और लास्ट पॉइंट है बालिका शिक्षा का प्रेरणा देना. बहुत ఆసాన్ పాయింట్స్ है. ठीक है, ఈ పాయింట్స్ మీకు ఎలాంటి ఆన్సర్ రాయడానికైనా ఈ పాఠంలో చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి కాబట్టి బాగా చదవండి. ठीक है बच्चों. बच्चों, अब विषय प्रवेश पढ़ेंगे. विषय प्रवेश. स्त्री और पुरुष समाज रूपी शक्ति के 2 रूप है. स्त्री और पुरुष समाज रूपी शक्ति के 2 रूप है. समाज के निर्माण में दोनों का समान महत्व है. वेदों में स्त्री की तुलना देवी से की गई है. कहते हैं कि जहां नारी का वास होता है वहां देवता बसते हैं. लेकिन सामाजिक विषमताओं के कारण आज भ्रूण हत्याएं देखी जा रही है. ऐसी घटनाएं सामाजिक और मानवीय अपराध है और इसे रोकना बेहद जरूरी है. ठीक है बच्चों.
तो इस विषय प्रवेश बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अच्छा पढ़ें क्योंकि हर आंसर में इसे लिख सकते हैं. పిల్లలు ఇది బాగా చదవండి. దీని యొక్క అర్థం సమాజంలో స్త్రీ పురుషులు ఇద్దరు సమానమే, సమాజం యొక్క నిర్మాణంలో ఇద్దరి పాత్ర సమానంగా ఉంటుంది. వేదాలలో స్త్రీని దేవతలతో కొలిచేవారు. అంటుంటారు ఎక్కడైతే స్త్రీలు ఉంటారో అక్కడ దేవతలు కొలుస్తారని. కానీ ఈ రోజుల్లో మనం అధికంగా భ్రూణ హత్యలు చూస్తూ ఉన్నాం. ఇలాంటి ఘటనలు సామాజికంగా మానవీయంగా చాలా అపరాధం. దీన్ని వెంటనే మనం ఆపే ప్రయత్నం చేయాలి. ठीक है बच्चों, तो विषय प्रवेश अच्छा पढ़े, आ जाएगा और अपने नोट्स में भी लिखें. बच्चों अब इस पद्यांश को हम 3 भागों में करके पढ़ेंगे और भाव भी पढ़ेंगे, शब्दार्थ भी देखेंगे, अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया भी देखेंगे. अनदेखी बिटिया अपनी माँ से आवेदन इस तरह बताती है कि माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे, फैलूंगी तेरे आंगन में हरियाली बनकर, लिपटूंगी तेरे आंचल में खुशबू बनकर, मेरी किलक और ठुमकते कदमों से घर का सारा सन्नाटा बिखर जाएगा. जो पसरा है पिता के दंभ, भाई की उद्दंडता के कारण सदियों से. कुछ नए शब्द हम देखेंगे इसमें. ठीक है बच्चों, अब इस पद्यांश के हम कुछ शब्दार्थ देखेंगे. तो इनके शब्दार्थ है आंगन. पहला शब्दार्थ है आंगन. आंगन का अर्थ है अजीर, వాకిలి भी कहते हैं इसे तेलुगु में. ఇంటి ముందు వాకిలి ఉంటుంది కదా చూడండి, तो इसे आंगन कहते हैं. अब देखो दूसरा अर्थ है आंचल. आंचल आंचल का अर्थ है छोर, पल्ला, कोंगू. ठीक है. और नेक्स्ट आता है लिपटना. लिपटना लिपटना का अर्थ है गले लगना या चुट्टुकोवडम. यहाँ देखिए, माँ और अपनी बेटी गले लगते हैं या लिपटते हैं. ठीक है. और नेक्स्ट किलक. किलक का अर्थ है किलकारी. किलकारी, केरिंता. तो कैसे करते हैं छोटे बच्चे, किस तरह किलकारी करते हैं मैं आपको सुनाऊंगा. ठीक है. रेडी, साउंड. तो सुने हैं ना बच्चे. ठीक है. इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट शब्दार्थ है दंभ. दंभ का अर्थ है अहंकार या गर्व. इस चित्र में देखिए यह व्यक्ति कैसा खड़ा है, वो दंभ अहंकार से खड़ा है, तो इसे कहते हैं दंभ. ठीक है बच्चों. बच्चों और कुछ शब्दार्थ खुशबू, सुगंध, परिमल, सुवासना. सारा, पूरा, अंतटा. पसरा, फैलाव, व्यापिंचडम. उद्दंडता, अखंडता, मोंडितनम. सदी, शताब्दी, शताब्दम. अब भाव पढ़ेंगे. गर्भस्थ बिटिया अपनी माँ से कहती है कि माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे, मैं तेरे आंगन में हरियाली बनकर फैलूंगी, तेरे आंचल में खुशबू बनकर तुझे लिपटूंगी. माँ मेरी किलकारियों और ठुमकते कदमों से घर का सारा सन्नाटा बिखर जाएगा. भाई की उद्दंडता के कारण शताब्दियों से पिता के मन में जो दंभ या गर्व है उसे भी बिखर दूंगी. ठीक है बच्चों, अब इसे आप अपने नोट्स में भी लिखें. अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया भाव भी पढ़े थे. अब कुछ प्रश्न देखेंगे. उपर्युक्त कविता के कवियत्री कौन है? दूसरा प्रश्न, बेटी क्या क्या बनना चाहती है? बेटी से घर का सन्नाटा कैसे बिखर जाएगा?
पिता के मन में क्या है? इस कविता में किसकी आवेदन है? बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं इसमें ढूंढकर अपने नोट्स में लिखें। में भी लिखें, उत्तर अपने नोट्स में लिखें। दूसरा भाग के पंक्ति इस प्रकार है। पोंछ दूंगी अंधेरा जो तेरे माथे की सिलवटों में सिमटा है, कभी कभी झर जाता है ओस की बूंदों सा आंखों की कोहरों से। आने तो दे, धुल जाएगा सारा का सारा रूखीला एहसास। अकड़ीला मिजाज जो चिपका है घर की सारी दीवारों, बंद दरवाज़ों, खिड़कियों में। तेरी आंखों में तैरते ये समुंदर, ये आसमान के अक्स मैंने देख लिए हैं माँ। तो बच्चों, अब देखते हैं, अब ये दूसरे पद्यांश के शब्दार्थ इस तरह है। तो इसमें आता है पहला शब्द पोंछना। पोंछना का अर्थ है धोना या साफ करना, तुड़चेयडम कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ। और दूसरा शब्द है अंधेरा। अंधेरा का अर्थ है अंधकार, चीकटी। यहाँ देखें आप किस तरह अंधेरा होता है, देखें। देखे ना बच्चों, किस तरह अंधकार हुआ है, इसे अंधेरा कहते हैं। तो बच्चों, आप देखते हैं और एक शब्दार्थ माथा। माथा का अर्थ है मस्तक। यहाँ देखिए, यह बुढ़िया का मस्तक है। मस्तक अंटे नुदुरु। इसके बाद सिलवट है। सिलवट का अर्थ है सिकुड़न। सिकुड़न का अर्थ है मुड़ता। అంటే నుదుటిపై ఉన్నటువంటి ముడతల్ని సికుడన్ అంటారు। ఇక్కడ చూడండి। और नेक्स्ट अर्थ है झरना। हमें एक शब्द है, हमें एक वाक्य है, झर जाता है ओस की बूंदों सा आंखों की कोरों से। ఈ వాక్యం మొత్తం ఒకే అర్థాన్ని ఇస్తుంది। కళ్ళ కోనల నుండి మంచు బిందువుల కారుతుంది కన్నీరు। तो इसे भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा, देखिए। बच्चों देखे ना। तो और एक अर्थ है अक्स। अक्स का अर्थ है छाया, प्रतिबिंब। ये जो है यहाँ देखें, छाया, नीड़ा। ठीक है बच्चों। अब इन पंक्तियों के भाव पढ़ेंगे। गर्भस्थ बिटिया अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं आकर तेरे माथे की सिलवटों में सिमटा है जो अंधेरा, उसे पोंछ दूंगी। तेरी आँखों की कोरों से ओस की बूंदों सा जो झर जाता है, उसे भी पोंछ दूंगी। मैं आकर घर की सारी दीवारों, बंद दरवाज़ों और खिड़कियों में जो अकड़ीला मिजाज चिपका है और रूखीला एहसास भी है, उसे भी धुला दूंगी। माँ, मैं तेरे आँखों में तैरते आसमान, समुंदर और आसमान के अक्स देख लिया है माँ। माँ, मुझे आने दे माँ। ये जो आखिरी पंक्ति इस तरह है। तेरे आँखों में समुद्र है, इसमें तैरते हुए आसमान के अक्स मैंने देख लिया है माँ। माँ, मुझे आने दे। अब अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया के अंतर्गत अब जो पढ़े हैं पंक्तियाँ, इसके प्रश्न इस तरह है। बेटी क्या पूछना चाहती है? बेटी आने से क्या धुल जाएगा? अकड़ीला मिजाज कहाँ चिपका है? आँखों की तुलना किससे किया गया? किसके मन में रूखीला एहसास है? इस तरह हम कई प्रश्न और भी तैयार कर सकते हैं बच्चों। यह प्रश्न अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखें